अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने रिसेप्टर्स पढ़ लिए थे। अब जो है ना हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया वो ये रह गया डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्व एक्टिविटी ऑन सम ऑर्गन्स। इसके इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, लेकिन जो है ना ये मैं बता देती हूँ। ये जो बीच में टॉपिक ठहरे हैं ना, नॉरेडिनर्जिक ट्रांसमिशन और इंटीग्रेशन वगैरह का टॉपिक और सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस वगैरह, तो ये मैं आज बता देती हूँ और ये कल पढ़ा दूँगी इंशाल्लाह। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्टिवेटिंग ऑटोनोमिक नर्व्स। अब जो ऑटोनोमिक नर्व्स है ना, उनको जब एक्टिवेट कर जाते हैं तो पैरासिम्पैथिक इफेक्ट भी आते हैं और सिम्पैथिक इफेक्ट भी आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये टेबल में कवर हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके जो है ना डुअल इफेक्ट है, जिन पे इनके सिम्पैथिक पे भी इफेक्ट होते हैं और पैरासिम्पैथिक भी कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हम आइरिस ऑफ द आई की बात करें और हार्ट की बात करें, हार्ट के ऐसे नोड की बात करें, तो उनमें दोनों टाइप की इनोवेशन होती है। लाइक दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिम्पैथिक सिस्टम भी और पैरासिम्पैथिक सिस्टम भी। तो वो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि इनकी ड्यूअल इनोवेशन होती है। तो ऐसा होता है कि अगर हम जो है ना एएनएस को जो है ना रिमूव कर दें, दोनों डिवीजन्स को, मीन सिम्पैथिक पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी दोनों टाइप की इनोवेशन को हम कट कर दें, रिमूव कर दें, तो आइरस क्या होगा? जब दोनों का टाइप की इनोवेशन कट हो जाएंगे तो आइरस अपने नॉर्मल साइज़ पे आ जाएगा। इस तरह जो साइनोएट्रल या ऐसे नोड है उसकी भी अपनी इंट्रिंसिक रिदमिक रेट पे आ जाएगा 100 to 110 पे। तो अगर हम जो है ना गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट करते हैं तो ये वेरिएबल्स चेंज कैसे होंगे? लाइक उस पर हमें कैसे पता चलेगा कि आइज़ पे भी कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है कि नहीं, और उस पर हार्ट पे कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं? तो इसका आंसर ये है कि हम ये देखते हैं कि इस ऑर्गन पे कौन सा जो है ना सिस्टम डोमिनेंट है, वेदर पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है या सिम्पैथिक डोमिनेंट है। लाइक हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट कर लिया है, लेकिन जो है ना अगर उस सिस्टम पे सिम्पैथिक डोमिनेंट है तो सिम्पैथिक के इफ़ेक्ट्स आएंगे, और अगर पैरासिम्पैथिक डोमिनेंट है तो पैरासिम्पैथिक के आएंगे। अगर हम आइज़ और जो है ना ऐसे नोड की बात करें, आइरिस इसकी प्यूपिल और ऐसे नोड की बात करें, तो इन पे जब गैंग्लियॉन्स को ब्लॉक करते हैं ना, तब जो है ना पैरासिम्पैथिक के इफ़ेक्ट डोमिनेट कर जाते हैं। अब पैरासिम्पैथिक क्या करा रहा होता है? पीपल को डायलेट करा रहा होता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? मिडरियासिस हो जाएगी। और ऐसे नोड में भी जो है ना क्या होगा कि पैरासिम्पैथिक हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टैकीकार्डिया हो जाएगा। जो पीपल की डायलेशन जो उसको मिडरियासिस बोलते हैं, और जो है ना हार्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। मिडरियासिस और मायोसिस में फ़र्क याद रखना, ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। मायोसिस होती है पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जबकि मिडरियासिस जो है ना पीपल की डायलेशन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब नॉरेडिनर्जिक ट्रांसमिशन की बात करें तो कुछ ऐसी जो है ना हमारी नर्व फाइबर्स हैं जो कि ना ही एड्रेनालिन रिलीज़ करती है, ना ही एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करती हैं। तो उनमें से उनको हम कहते हैं कि वहाँ पे जो कोई ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है तो उनको हम कहते हैं कि नॉरेडिनर्जिक ट्रांसमिशन है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कुछ हमारी मोटर फाइबर्स है वो जो है ना एटीपी या जो है ना प्यूरिन रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो है ना प्रोटीन्स प्यूरिन्स रिलीज़ करती हैं। और जो है ना ये मतलब ना ही एसिटाइलकोलिन रिलीज़ कर रही हैं, ना ही एड्रेनालिन रिलीज़ कर रही हैं, सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ कर रही हैं। तो जो है ना यहाँ पे एटीपी रिलीज़ होता है। ये हमारे ब्रोंकाई, जीआईटी वगैरह यूरिनरी ट्रैक्ट में होती हैं। इसके अलावा कुछ मोटर फाइबर्स हैं जो पेप्टिडर्जिक हैं। ठीक है, पेप्टिडर्जिक का मतलब ये है कि वो जो है ना पेप्टाइड्स को एज अ ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं। इसके बाद कुछ ऐसी हैं जो कि सब्सटेंस पी को जो है ना रिलीज़ करती हैं, वो सेंसरी एफरेंट्स वगैरह हैं। तो बस इनको जो है ना एक नज़र देख लेना कि कौन कौन से होती हैं। मोटर फाइबर्स में कोई किसी जगह पे एटीपी रिलीज़ हो रहा है, किसी जगह पेप्टाइड्स वगैरह रिलीज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे भी सेंसरी फाइबर्स में कुछ पेप्टाइड्स जैसे कि सब्सटेंस पी वगैरह यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। अब जो है ना साइट्स ऑफ एटोनोमिक ड्रग एक्शन की बात करें तो जब हम ड्रग देते हैं तो वो क्या करती है, वो उस सारे रूट में, अब जब देखें ऑटोनोम में जो वो आ रहे हैं सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे सीएनएस से आ रहे हैं इफेक्टर्स के पास। ठीक है, तो अब रास्ते में मतलब जो है ना वो कई रास्तों से होके आते हैं, तो इस बहुत सारे स्टेप से गुजर के आते हैं। इस वजह से जो है ना जो ड्रग है ना वो बहुत सारी साइड्स पे एक्ट करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीएनएस सेंटर्स पे एक्ट करती है, गैंग्लियन पे एक्ट करती है, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व टर्मिनल्स पे एक्ट करती है, इफेक्टर सेल्स पे एक्ट करती है, इन सारी जगहों पे एक्ट करती है। लेकिन जो उसका मोस्ट सिलेक्टिव इफेक्ट होता है ना वो रिसेप्टर साइड पे आता है। मतलब जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है ना तो वहाँ पे जो है ना उसका एक्शन मोस्ट सिलेक्टिव होता है, क्योंकि रिसेप्टर ही आगे एक सिलेक्टिव रिसेप्टर होता है ना जिसके साथ बाइंड करते हैं, उसने अपना एक एक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन है ऑटोनॉमिक फंक्शन की।
जो इंटीग्रेशन होती है ना वो नॉर्मली नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होती है। और जो है ना इसमें दो टाइप्स बताई हुई हैं, लोकल इंटीग्रेशन बताई हुई है और जो है ना सिस्टेमिक रिफ्लेक्सेस बताए हुए हैं। इस इंटीग्रेशन का ना ये फ़ायदा होता है कि इससे ना हमें रिस्पॉन्स पता चल जाता है कि हम कोई बाहर से एनएस मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं या अंदर ही रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा ना एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन ये जितने भी थे, तो ये एनएस मॉलिक्यूल्स से इनका जो है ना ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है। अब इनके लिए ठीक है, अच्छा लोकल इंटीग्रेशन है और जो है ना सिस्टेमिक इंटीग्रेशन है। लोकल इंटीग्रेशन ये है कि लोकल का मतलब उसी जगह पे हो रही है जहाँ पे वो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, तो वहीं पे हो रही है। नर्व एंडिंग्स जैसे यहाँ पे दिखाए हुए ना, ये नॉरएड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल दिखाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वेसिकल्स में पैक होकर यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो इसको जो है ना यहाँ पे इस नर्व टर्मिनल पे क्या है कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों जगहों पे जो है ना वो हो रही है, मॉड्यूलेशन या इंटीग्रेशन हो रही है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑटो रिसेप्टर्स और हेटेरो रिसेप्टर्स। जो ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड करते हैं। लाइक अगर ये नॉरएड्रेनर्जिक नर्व टर्मिनल है ना, तो यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन के साथ बाइंड करेंगे। यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होंगे उनको हम ऑटो रिसेप्टर्स बोलेंगे। अगर एसिटाइल कोलिनर्जिक है तो यहाँ पे एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हेटेरो रिसेप्टर्स ये होते हैं कि उस मेन रिसेप्टर के अलावा जो है ना ये जो ट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहा है तो इसको मॉड्यूलेट करने के लिए कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं, हेटेरो रिसेप्टर्स। लाइक ये खुद मॉड्यूलेट कर रहा है इसको, प्राइमरी रिसेप्टर जो है प्राइमरी ट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करके रिलीज़ करवा रहा है। तो एक तो ये रिसेप्टर है कि ऑटो रिसेप्टर उसने खुद को मॉड्यूलेट कराया। हेटेरो रिसेप्टर्स ये हैं कि जो दूसरे जो है ना ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि इस मेन ट्रांसमीटर के रिलीज़ को मॉड्यूलेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ में इन्होंने दी हुई है कि जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन है वो जब सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज़ हो रहा है तो यहाँ पे आके दोबारा जाके अल्फा-2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहा है और जो है ना इस रिलीज़ को इनहिबिट कर रहा है। ये इसके अल्फा-2 रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं, इसको हम ऑटो रिसेप्टर्स बोलेंगे। ये देखें ये खुद जाके जो है ना अपनी मॉड्यूलेशन करा रहा है इसके रिसेप्टर के साथ, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, ठीक है। ये हो गया ऑटो रिसेप्टर्स, खुद जो है ना उससे मॉड्यूलेट कराया। दूसरे होते हैं हेटेरो रिसेप्टर्स, ये जैसे यहाँ में दिखाया हुआ है एसिटाइलकोलिन बताया हुआ है और एंजियोटेंसिन बताया हुआ है। ये दो रिसेप्टर्स हैं और जो है ना ये क्या करते हैं, ये इसको जो है ना ये हेटेरो रिसेप्टर्स हैं, ये इसके रिलीज़ को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। जो प्री साइनेप्टिक रेगुलेशन होती है या प्री साइनेप्टिक मॉड्यूलेशन ये जितने भी नर्व फाइबर्स हैं उनमें हर जगह पे होती है, हर नर्व फाइबर में होती है। जबकि जो पोस्ट साइनेप्टिक मॉड्यूलेटरी रिसेप्टर्स हैं ना उनमें दो टाइप्स के हैं, एक तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं और एक जो है ना पेप्टिडर्जिक रिसेप्टर्स हैं। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स दो टाइप्स के और एक जो है ना टाइप का पेप्टिडर्जिक रिसेप्टर। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना मेन ट्रांसमीटर है, वहाँ पे ये पोस्ट साइनेप्टिक मॉड्यूलेटरी रिसेप्टर जो है ना दो टाइप्स के, मस्कैरिनिक और पेप्टिडर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के जरिए जो है ना इसको इस साइनेप्सिस के या इस ट्रांसमीटर रिलीज को जो है ना मॉड्यूलेट करते हैं। इसके बाद जो है ना होप्स आपको समझ आ गई होगी, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वाला इंटीग्रेशन वाला, सिर्फ ना आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। तो मेन इसमें यही था कि जो है ना कुछ ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ हेटेरो रिसेप्टर्स होते हैं। या तो वो जो ट्रांसमीटर है वो खुद मॉड्यूलेट कर रहा होता है रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके अपने रिलीज़ को, या फिर जो है ना कोई और रिसेप्टर्स पड़े होते हैं हम जो कि इसके रिलीज़ को मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, वो प्री साइनेप्टिक में भी पड़े होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक में भी पड़े होते हैं। सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस ये हैं। रिफ्लेक्स बेसिकली हमें पता है कि कोई भी चेंज होती है तो उस चेंज को जो है ना अपोज करने के लिए हमारे रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होते हैं। बेसिकली ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई अजीब किस्म की ख़राबी होती है या हमें नहीं अच्छी लग रही होती तो हम उसको चेंज करके दोबारा नॉर्मल पे लाने की कोशिश करते हैं, तो रिफ्लेक्स तब एक्टिवेट होते हैं। अब सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस में वो हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं, जीआईटी मोटिलिटी को, ब्लैडर टोन को, स्मूथ मसल्स को, इसके अलावा और भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और जो मेन बीपी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, जो बीपी का कंट्रोल है ना वो दो तरह से हो रहा होता है। एक तो हमारे बेरोरिसेप्टर न्यूरल रिफ्लेक्स होते हैं, इसके अलावा जो है ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हमारा किडनी से जो है ना पढ़ा हुआ है हमने कि रेनिन एक्टिवेट होता है, उसकी वजह से एंजियोटेंसिन बनता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ना इफरेंट आर्टरीज के कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह बीपी रेज करवाना वो पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो इन दो मैकेनिज्म्स के जरिए जो है ना हमारा बीपी कंट्रोल हो रहा होता है। इससे जो है ना ये बेसिकली हमें पता कैसे चलता है इन दोनों सेंटर्स को, बेरोरिसेप्टर्स वगैरह को,
कि बीपी शूट कर गया है या डिक्रीज़ हो गया है, तो दो सेंटर्स होते हैं, एक वेसोमोटर सेंटर होता है और एक रीनल सेंसर्स होते हैं, हमारे किडनी में पड़े होते हैं। तो ये चेक करते हैं कि बीपी ये थोड़ा रेज हुआ है या शूट हुआ है, इसको देखते हैं, ठीक है। एक इन पर एक सेट पॉइंट होता है, उसी को देख के जो है ना ये जज करते हैं कि वेदर शूट किया है या लो हुआ है। फिर उसी के मुताबिक ये एक्टिवेट हो जाते हैं वेसोमोटर सेंटर्स और जो है रीनल सेल्स वगैरह, ये दोनों सिस्टम्स जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे बीपी को मेंटेन कर देते हैं। अब इन जो है ना इनका जो है ना फ़ायदा होता है, जैसे हमने कोई ड्रग दी ना तो उससे अगर बीपी को चेंज किया है ना तो उसको हमने चेक करने रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए जो है ना ये हमारे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने बताया कि हेमरेज हो गया सपोज़, तो उसमें क्या होगा कि हमारा ब्लड वॉल्यूम वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे ब्रेन वगैरह को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है ना, तब सिंपैथेटिक जो है ना सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जो है ना इसके साथ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन रिलीज़ होता है हमारी किडनी से, उसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती है, वेनस रिटर्न बढ़ता है, हार्ट की फोर्स बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, ब्लड वॉल्यूम भी रिप्लेनिश करती है, हमारा किडनी रिप्लेनिश करने की कोशिश करता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन करवा के मज़ीद, ठीक है। तो इन जो ये जो कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स है ना, ये कॉम्पेंसेटरी रिस्पॉन्स ये जो है ना इवन ड्रग्स के एक्शन को भी ओवरकम कर जाता है। लाइक सपोज़ के अगर एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसमें हमने एक वेजोडायलेटर ड्रग दिया है हाइड्रोलाजीन वैसे एंड स्टेज पे दी जाती है, जब बहुत ज़्यादा जो है ना पेशेंट बिल्कुल ठीक ही ना हो रहा हो, पहले उसको ना डायूरेटिक्स दी जाती है। खैर ये बात की बात है। तो हाइड्रोलाजीन हमने दी तो वो हाइड्रोलाजीन वर्क नहीं करेगी अगर जो है ना हम वो कॉम्पेंसेटरी टैकीकार्डिया, जो हमारी हार्ट की फोर्स बढ़ी हुई है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह बढ़ी हुई है, उसकी वजह से जो टैकीकार्डिया हुआ है, अगर हम उसको ठीक नहीं करते, उसको ठीक करने के लिए कोई ड्रग नहीं देते, मतलब अगर हमने ऐसे पेशेंट्स में हमें अगर हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है ना तो उसके लिए हमें टैकीकार्डिया की ड्रग भी देनी पड़ेगी, लाजमी है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गन कंट्रोल ऑफ द आई, यही है कि आई का जो कंट्रोल है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक दोनों हैं, लेकिन उसमें उसकी एपिथेलियम, उसके मसल दोनों जो है ना उनसे किसी पे सिंपैथिक डोमिनेंट है, किसी पे पैरासिम्पैथिक और इस तरह, ठीक है। अब जैसे पीपल की बात हुई, पीपल जो है ना उस पर दोनों जो है ना वो कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, सिंपैथिक भी कर रहे होते हैं, पैरासिम्पैथिक भी कंट्रोल कर रहा होता है। जो सिंपैथिक करता है ना वो उसको जो है ना पिपिलरी डायलेटर मसल को पे एक्ट करता है अल्फा रिसेप्टर्स के थ्रू, और जो ये है पैरासिम्पैथिक सिस्टम वो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स के जरिए एक्ट करता है और जो है पीपल की कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। इसके बाद जो सीलरी मसल है, सीलरी मसल को मेनली कंट्रोल करा होता है हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम, जो कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर है, और जो सीलरी एपिथेलियम है उस पर जो एक्ट कर रहा होता है वो बीटा रिसेप्टर एक्ट कर रहा होता है। मैं ना इसका शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट दिखा देती हूँ ताकि आपको जो है ना आप जब लास्ट में बैठे ना तो इन केस अगर खुदा ना खास्ता कोई MCQ भी आ जाए तो आप उन पॉइंट्स को देख लें तो आपका हो जाए इंशाल्लाह। तो देखें जो है ना इसमें मेन ये बात थी कि अगर हम गैंग्लियन ब्लॉक कर दें दोनों ही ऑटोनोमिक गैंग्लियन सिम्पैथिक प्लस पैरासिम्पैथिक, तो उसमें क्या होगा कि डोमिनेंट सिस्टम है तब वो टेक ओवर करेगा उस सिस्टम को। जैसे हम आयरस या पीपल की बात करते हैं तो और एस नोट की बात करते हैं तो उसमें पैरासिम्पैथिक डोमिनेट करते हैं, इस वजह से मिड्रियासिस और टैकीकार्डिया हो जाता है। इसके बाद नॉरेड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन पढ़ी थी हमने, तो नॉरेड्रिनर्जिक जो नर्व फाइबर्स हैं उनमें कुछ मोटर फाइबर्स भी होते हैं, कुछ सेंसिटिव फाइबर्स भी होते हैं। जो मोटर फाइबर्स होते हैं वो ATP प्लस प्यूरिन्स, उससे रिलेटेड प्यूरिन्स रिलीज़ करते हैं, और कुछ जो है ना पेप्टिडर्जिक होते हैं और जो पेप्टाइड्स रिलीज़ करते हैं। जो सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं उनमें सब्सटेंस P होता है या पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि लोकल इंटीग्रेशन होती है और सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस वगैरह के जरिए होती है इंटीग्रेशन। जो लोकल होती है वो प्री साइनेप्टिक भी होती है, पोस्ट साइनेप्टिक भी होती है। प्री साइनेप्टिक मॉड्यूलेशन का ये मतलब है दो रिसेप्टर्स के थ्रू, और ये ऑटो रिसेप्टर्स के थ्रू और हेटेरो रिसेप्टर्स के थ्रू। जो ऑटो रिसेप्टर्स हैं वो अल्फा 2 हैं अगर हम नॉरेड्रिनर्जिक फाइबर्स की बात करें तो, और जो है ना हेटेरो रिसेप्टर्स कौन से, एंजियोटेंसिन 2 और जो है ना एसिटाइलकोलिन, ये जो है ना प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे पड़े होते हैं। इसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक मॉड्यूलेशन की बात करें तो उसमें दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं दो टाइप्स के मस्कैरेनिक रिसेप्टर होते हैं और एक टाइप का जो है ना पेप्टिडर्जिक रिसेप्टर होता है। और ये जो है ना एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के जरिए या इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के जरिए जो है ना ये ऐसा इफेक्ट कॉज कराते हैं। सिस्टमिक रिफ्लेक्सेस हमने पढ़ा था वो मैकेनिज्म जिनके जरिए हम BP या GIT मोटिलिटी या ब्लैडर को टोन वगैरह या उनको कंट्रोल करते हैं हम। तो यहाँ पे BP के कंट्रोल का बताया हुआ है कि जो है ना दो तरीक़ों से हो रहा है, हमें पता है पड़ा बेरो रिसेप्टर्स के रिफ्लेक्स के थ्रू और जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के थ्रू। और ये बात आप ये याद रखनी है कि अगर हम जो है ना किसी पेशेंट का हम ट्रीट कर रहे हैं, उसके हाइपरटेंशन के पेशेंट को हाइड्रोलाजीन दे रहे हैं और साथ में कोई कॉम्पेंसेटरी टैकीकार्डिया भी चल रहा है तो टैकीकार्डिया की ड्रग हमें लाजमी देनी पड़ेगी, फिर जाके जो है ना हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग है वो वर्क करेगी, ठीक है।